नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। ब्रिक्स की सालाना बैठक रूस में, कई मायनों में अहम है ये सम्मेलन। रूस ने दिखाई दुनिया को अपनी धमक। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हुआ जारी। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है गरीबी। और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने रचा इतिहास। 1000 करोड़ रुपए की बिक्री साल 2024 में पिछले साल का रिकॉर्ड हुआ ब्रेक। आइए शुरू करें। 22 अक्टूबर से ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित किया जा रहा है। बीते साल ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या बढ़ने के बाद से पहली बार यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। बीते साल ब्रिक्स का सालाना सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में ब्रिक्स में नए सदस्यों को शामिल होने का न्योता दिया गया था। इसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल थे। इनमें से 4 देश इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब ने जनवरी में ब्रिक्स में शामिल होने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, लेकिन औपचारिक रूप से शामिल होने में देर है। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति पश्चिमी समर्थक हैं। नए सदस्यों के शामिल होने के बाद अब ब्रिक्स विश्व की लगभग आधी आबादी और विश्व की लगभग 1/4 अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक शब्द का इस्तेमाल हुआ था 2001 में। निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील ने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में इसका जिक्र किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स समूह का नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। ब्रिक्स का यह 16वां सम्मेलन कई मायनों में अहम है। जैसे एक तो रूस इस समय कई तरह के दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देश उस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं इतने बड़े लेवल पर वैश्विक नेताओं की मौजूदगी दुनिया को दिखाएगी कि रूस दुनिया में अलग थलग नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी एक द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। हालांकि अभी विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसके अलावा पश्चिम एशिया के संघर्ष के मेन प्लेयर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स वैसे एक महत्वपूर्ण फोरम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार बताते हैं कि ब्रिक्स देशों के आंतरिक मामलों के चलते यह संस्था अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रही। जैसे भारत और चीन सीमा विवाद मामले में आमने सामने हैं, और ऐसे ही रूस और चीन पश्चिमी देशों के प्रति साझा दुश्मनी बरतते हैं। लेकिन ब्रिक्स के अन्य देशों के साथ ये मामला नहीं है, इसलिए कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाती। बीते दिनों ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स को यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा मिलकर जारी किया गया था। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में 1.1 बिलियन लोग गंभीर गरीबी का जीवन जी रहे हैं। इनमें से 40% के करीब लोग उन देशों में रहते हैं जहां पर युद्ध और अशांति का दौर जारी है। इन 1.1 बिलियन लोगों में अगर एडल्ट और बच्चों के बीच तुलना की जाए तो बच्चे ज्यादा गरीब हैं। 1.1 बिलियन लोगों में 27.9% बच्चे ज्यादा गरीब हैं। वहीं एडल्ट्स में यह आंकड़ा 13.5% के करीब है। लेकिन रिपोर्ट में भारत को लेकर जो बात कही गई है वो चिंताजनक है। भारत दुनिया के उन 5 देशों में शामिल है जहां पर सबसे ज्यादा गरीब लोग निवास करते हैं। संख्या में कन्वर्ट करें तो यह आंकड़ा 234 मिलियन के करीब है। इन 5 देशों में भी सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या भारत में है। अन्य 4 देशों में पाकिस्तान, इथोपिया, नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो शामिल है। दुनिया के कुल गरीब लोगों में से 48.1% लोग इन्हीं 5 देशों में निवास करते हैं। वैश्विक गरीबी को भी कैटेगराइज करके देखें तो 828 मिलियन लोगों के पास स्वच्छता का अभाव है। 886 मिलियन लोगों के पास घर नहीं है। 998 मिलियन लोगों के पास स्वच्छ ईंधन की पहुंच नहीं है।
ऐसे ही दुनिया के सभी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा गरीब हैं। कुल मिलाकर वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28% गरीब है, जबकि शहरी आबादी में यह आंकड़ा 6.6% है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 3 आयामों की गणना 10 संकेतकों के जरिए की जाती है। 3 आयामों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर शामिल है। स्वास्थ्य को पोषण और बाल मृत्यु दर के संकेतकों पर परखा जाता है। शिक्षा को स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति के आधार पर आंका जाता है। वहीं जीवन स्तर में ईंधन, स्वच्छता, साफ पानी, विद्युत, घर और संपत्ति को शामिल किया जाता है। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ने एक माइलस्टोन हासिल किया है। दरअसल इस योजना के तहत 2024 में अक्टूबर तक ही 1000 करोड़ रुपए की बिक्री की गई है, जबकि बीते साल ये टारगेट दिसंबर में जाकर पूरा हुआ था। इन केंद्रों की बढ़ती बिक्री इन किफायती दवाओं पर जनता का बढ़ता विश्वास दिखाती है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के तहत एक डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स काम करता है। इसी के तहत भारत सरकार ने नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत जो आउटलेट खोले गए हैं उन्हें ही जन औषधि केंद्र कहते हैं। इन केंद्रों पर किफायती दामों में जेनेरिक मेडिसिन मुहैया कराई जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए एक एजेंसी काम करती है जिसका नाम है PMBI यानी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया। बीते 10 सालों में इन जन औषधि केंद्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2014 में ये संख्या महज 80 थी, जो अब वर्तमान में 14,000 के करीब है। वर्तमान में ये देश के लगभग हर जिले में मौजूद है। अगले 2 सालों में देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र स्थापित होने की संभावना है। इन केंद्रों में तकरीबन 2047 दवाएं और 300 सर्जिकल डिवाइसेस मिल सकती हैं। आपको बता दें कि जेनेरिक दवाओं में किसी ब्रांड नाम वाली दवाओं की तरह ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। साथ ही ये ब्रांडेड दवाओं के समान ही प्रभावी होते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती हैं। इनकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होती। किसी दवा के जेनेरिक वर्जन को बेचने के लिए केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है तो ये दवाएं सस्ती होती हैं। जेनेरिक वर्जन को ब्रांड के नाम से बेचने के लिए क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं करना पड़ता। जेनेरिक दवा बनाने के परमिशन ब्रांड के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद दी जाती है। हमास के संचालन को लेकर एक नई खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन स्थित इस ग्रुप को फिलहाल एक रूलिंग कमेटी लीड करेगी। दरअसल हमास के नेता याह्या सिनवार को इजराइल ने कुछ दिनों पहले एक हमले में मार दिया था। इजराइल सिनवार को पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए इजराइल पर हमास के हमले का मुख्य साजिशकर्ता बताता रहा है। सिनवार की मौत से इजराइल ने अक्टूबर में हुए हमले का बदला लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि जिसने हमारे लोगों के खिलाफ इतिहास में सबसे खराब नरसंहार को अंजाम दिया, कट्टर आतंकवादी जिसने हजारों इजरायलियों की हत्या की और सैकड़ों नागरिकों का अपहरण किया, आज हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे मार दिया है। और जैसा कि हमने करने का वादा किया था, हमने उसके साथ हिसाब बराबर कर लिया। इससे पहले इजराइल ने हमास के नेता इस्माइल हनिया को भी मार दिया था। हनिया की मौत के बाद ही यह समिति बनी थी जो याह्या सिनवार के बाद हमास को टेक ओवर करेगी। सूत्रों की माने तो मार्च में चुनाव के बाद हमास अपने मुखिया का चुनाव करेगा। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डार्क ऑक्सीजन। डार्क ऑक्सीजन की खोज समुद्र के तल पर पाए जाने वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स नामक खनिजों के इर्द गिर्द घूमती है। ये खनिज मुख्य रूप से मैग्नीज और लोहे से बने होते हैं, जो प्रशांत महासागर के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये नोड्यूल्स अंधेरे में ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। अब तक वैज्ञानिक ये मानते थे कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी का उपयोग कर ऑक्सीजन बनाते हैं।
लेकिन डार्क ऑक्सीजन ने इस धारणा को बदल दिया है। डार्क ऑक्सीजन की खोज 2013 में शुरू हुई जब एंड्रयू स्वीटमैन और उनकी टीम, जो स्कॉटलैंड के सैम्स स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मरीन साइंस में काम कर रही थी, उन्होंने समुद्र तल पर जीवों द्वारा ऑक्सीजन की खपत का अध्ययन करने का मिशन शुरू किया। तो पता चला कि गहराई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बजाय समुद्र के तल पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ रहा था। इसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि अब तक तो यह समझा जाता था कि ऑक्सीजन केवल समुद्र की ऊपरी सतह से आती है, जो पौधों और शैवाल द्वारा उत्पन्न की जाती है। स्वीटमैन और उनकी टीम ने कई सालों तक अपने प्रयोग दोहराए और हर बार उन्हें वही परिणाम मिला। ऑक्सीजन का उत्पादन समुद्र तल पर ही हो रहा था। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स इस ऑक्सीजन के स्रोत थे, जो समुद्र के पानी के साथ एक रिएक्शन कर रहे थे, जिसे समुद्र जल विद्युत अपघटन सी वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। समुद्र जल विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें पानी के अणुओं को विभाजित कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स में एक विद्युत आवेश होता है जो पानी को विभाजित करने में मदद करता है। इससे ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती। यह ऑक्सीजन उत्पादन का एक पूरी तरह से रासायनिक तरीका है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। जर्मन चांसलर शोल्ज 24 से 26 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे, जहां वे 7वीं IGC यानी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ IGC की सह अध्यक्षता करेंगे, जिसमें दोनों देशों के मंत्रियों के बीच चर्चा होगी। इस चर्चा में सुरक्षा और रक्षा सहयोग, आर्थिक सहयोग, ग्रीन और सस्टेनेबल विकास साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही दोनों नेता 18वीं एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन जर्मन बिजनेस को भी संबोधित करेंगे, जिसका मकसद व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्ल्ड फूड फोरम का आयोजन हाल ही में किया गया था। इस सम्मेलन की थीम सभी के लिए अच्छा भोजन आज और कल रखी गई थी। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य आकर्षण ग्लोबल फैमिली फार्मिंग फोरम का शुभारंभ था। इसे FAO और IFAD यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष ने शुरू किया है। यह फैमिली फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। फैमिली फार्मिंग 90% से अधिक फार्मों का प्रतिनिधित्व करती है और वैश्विक खाद्य उत्पादन में 70 से 80% का योगदान देती है। फोरम युवा और महिला किसानों पर भी ध्यान देगा और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को समझेगा। WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला मिस्र दुनिया का 44वां देश बन गया है और 2024 में केप वर्दे के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया है। इसके अलावा मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और मोरक्को के बाद पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में तीसरा देश है। WHO किसी देश को मलेरिया फ्री तब घोषित करता है जब पिछले 3 साल में किसी देश में एनोफिलीज मच्छर से होने वाले मलेरिया संक्रमण की श्रृंखला टूट गई हो। साथ ही उस देश को यह भी दिखाना होता है कि वह फिर से संक्रमण की रोकथाम करने की क्षमता रखता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा चक्रवात डाना के मद्देनजर स्थगित कर दी गई है। दरअसल 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 अक्टूबर को ओडिशा तट पर आने वाले चक्रवात डाना के लिए चेतावनी जारी की है। राज्य सरकार ने भी सभी तटीय जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस चक्रवात में निरंतर हवाओं की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। भारत ने विशाखापत्तनम में अपनी चौथी परमाणु पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया। इस पनडुब्बी का कोड नेम S4 स्टार है। अभी इसका औपचारिक नाम दिया जाना बाकी है। इस पनडुब्बी में लगभग 75% स्वदेशी मटेरियल का यूज किया गया है। यह 3500 किलोमीटर रेंज की K4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जिसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए छोड़ा जा सकता है। भारतीय नौसेना पहले से ही कई परमाणु पनडुब्बियों का संचालन कर रही है। इनमें INS अरिहंत और INS अरिघाट प्रमुख हैं। आइए देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की संख्या किस देश में निवास करती है? नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान या फिर इथोपिया? और अगला प्रश्न है 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? रूस, भारत, ब्राजील या फिर चीन? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे हैं, उनके सही जवाब क्या थे।
क्यूबा द्वीप स्थित है? भूमध्य सागर, अरब सागर, कैरेबियन सागर या फिर नॉर्थ सी? सही जवाब है कैरेबियन सागर यानी विकल्प सी। और अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि कालिदास द्वारा रचित नहीं है? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम या फिर मालती माधव? सही जवाब है विकल्प डी यानी मालती माधव। मालती माधव कालिदास की नहीं, भवभूति की रचना है। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके सही जवाब भी कमेंट सेक्शन में देने हैं। नमस्कार।